देखिए, उस दिन हम लोगों ने बात किया था फंक्शंस ऑफ मनी पे। फंक्शंस ऑफ मनी पे हम लोगों ने चार चीजें समझी थी कि मनी क्या होगा, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये बताया था कि ये बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करेगा। मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि मनी क्या करेगा, किसी के भी लेबर के वैल्यू को मेजर किया जाएगा इससे। स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था कि किसी तरीके के डिफर्ड पेमेंट को, डिफर्ड पेमेंट का मतलब होगा भविष्य में दिए जाने वाले पैसे को इसके थ्रू मेजर किया जाएगा, इसी में दिया जाएगा। और स्टोर ऑफ वैल्यू कि कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा तो उसके किए गए कार्य को आप पैसे में मेजर करेंगे और उस पैसे को आप स्टोर कर सकते हैं, एक से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं और कहीं भी उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मनी में देखे थे कि पहला क्या था, मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब था किसी भी देश की मुद्रा। भारत की अपनी मुद्रा है, अमेरिका की अपनी मुद्रा है, फ्रांस की अपनी मुद्रा है। इस प्रकार की जो भी मुद्रा होगी उसको क्या कहेंगे, मनी ऑफ अकाउंट। इसके बाद हमने देखा था लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। पैसा क्या होगा, अपने आप में एक लिमिटेड टेंडर है जो कि कोई भी देश क्या करता है कि अपने ऑथोरिटी पे, अपनी जिम्मेदारी पे जारी करता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि पैसा को क्या कहा जाता है आज के डेट में, फिएट मनी। क्यों फिएट मनी, क्योंकि इसके बैकअप में अब कुछ रखा नहीं जाता है और मोर और लेस सरकार अपने तरीके से लीगल टेंडर के रूप में इसको जारी करवाती है। तीसरा था स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या होगा, जो कि फिएट पेपर करेंसी है उसको स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है। और चौथा है फिएट मनी, सरकार जब किसी चीज को अपने जिम्मेदारी पर इशू करवाएगी, दैट इज फिएट मनी। इसके बाद था बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब क्या होगा कि सरकार के बैंकों के पास जो भी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया था कि बैंक में कितने प्रकार के डिपॉजिट होंगे। तो सरकार के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट होंगे और टाइम डिपॉजिट होंगे। डिमांड डिपॉजिट की कोई भी व्यक्ति गया और पैसा जमा कर रखा है, मांग के ले आए। टाइम डिपॉजिट हमने एफडी कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया, एफडी आरडी जिसमें पैसा डाल दिए। तो इस प्रकार की जो भी चीजें होंगी वो क्या हो जाएगा, बैंक मनी हो जाएगा। बैंक मनी में और क्या आएगा, चेक आएगा, डिमांड ड्राफ्ट आ जाएंगे, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, बैंक मनी हो जाएंगे। अब वो बुक है, इनको ये इसमें थोड़ा और भी कंसेप्ट जुड़ेगा। अब बैंक मनी के बाद नया मनी अभी कौन सा आ गया है, उसके बाद आ जाएगा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी हो जाएंगे। उसके बाद अभी क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या हो जाएगा, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सब जितना कंसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप किसी के खाते में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पैसा भेज देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरह से फायदा क्या है कि नेट अमाउंट चाहे वो मतलब पैसे मतलब कितने भी कम पैसे में क्यों हो, वो सारे के सारे एज इट इज ट्रांसफर हो। ठीक है। और अभी वर्ल्ड एक फेज और आगे बढ़ गई है। ये कौन सा फेज आगे बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मनी। क्रिप्टो करेंसी क्या होगा, वर्चुअली क्रिएटेड मनी है जो कि बेसिकली क्या करता है, अपने आप में एक सिस्टम जनरेशन के थ्रू क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल दिया था। क्रिप्टो करेंसी 2008-9 में सतोशी नाकामोटो का, एक जापान का आदमी था, अपने आप में एनार्किस्ट था। एनार्किस्ट कौन होगा, जिसको राज्य की व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं होगा। ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो के द्वारा क्या किया गया था, एक बिटकॉइन जनरेशन सिस्टम को बनाया गया। उसने कहा कि मैं भारत के ही पैसे को क्यों मानूंगा और अमेरिका के पैसे को क्यों मानूंगा, मैं अपना एक सिस्टम जनरेट करूंगा। तो उसने क्या किया, एक बिटकॉइन जनरेटिंग सिस्टम को, डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया कि जिसके थ्रू क्या होगा कि सर्टेन लिमिट रखा गया 10⁸ कि इतने बिटकॉइंस जनरेट किए जाएंगे। अब रुपया का क्या है, छोटा यूनिट पैसा। तो बिटकॉइन का भी छोटा यूनिट क्या है, सतोशी। कहा गया कि 10⁸ या 15 है कुछ में इसी तरीके से, कि उतने सतोशी जो होंगे दैट इज काउंटेड एज 1 बिटकॉइन। और कहा गया कि इतने दिनों के अंदर 2022 या 24
उसके अंदर इतने मतलब बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे और इसके बाद बिटकॉइन का ये जो डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर है ये अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद इससे ज्यादा बिटकॉइंस जनरेट नहीं हो। अब आप पूछिएगा कि सर कि बिटकॉइंस की वैल्यू इतनी क्यों बढ़ती है? जी सर। बिटकॉइंस की वैल्यू बढ़ने के पीछे अभी भी कारण क्या है, इसको समझिए। अभी भी न्यूज में आ रहा है सर इसका। अब देखिए क्या है बिटकॉइंस के साथ क्या वो है कि जैसे मानिए आप मुझको पेमेंट दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझको पेमेंट दिए। पेमेंट मानिए कि आप कहिएगा कि सर अभी लॉकडाउन का टाइम है, फिजिकली आकर के हैंड टू हैंड कैश देना पॉसिबल नहीं होगा, आप अकाउंट नंबर IFSC भेज दीजिए, मैं यहीं से आपको NEFT कर दूँ, यही बोलिएगा। अब देखिए इसके साथ क्या है कि उसमें क्या होगा, आपका नाम, मेरा नाम, ईमेल एड्रेस, गेटवे, है ना, सारी चीजें मेंशन होती हैं, किस खाते से आया, कहां से आया, सब पता लग जाता है। सरकार को जब कभी भी जरूरत होगी तो सरकार इस चीज को पता लगा सकती है। लेकिन बिटकॉइन सिस्टम में क्या है, कहां से पैसे आया, भेजने वाले का नाम और URL रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक, इसके वजह से क्या होता है कि यदि अब मान लीजिए कि हम लोग का तो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है, 10-20 हजार रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया तो हम लोग के लिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप दे रहे हैं, तो इसमें क्या किसी को एतराज होगा। लेकिन मानिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, आतंकवादी है, वो यदि चाहे कि भारत के खिलाफ यदि हम टेररिज्म को भड़काएं या कोई और तरीके के गलत काम करें तो URL के थ्रू, तो इसमें ना URL गेटवे का लिंक आ रहा है, ना नाम आ रहा है कौन पैसा भेज रहा है। अब मान लीजिए कि इंडिया में टेरर फाइनेंसिंग में वो पैसा लगाए, कोई पाकिस्तान का आदमी, कोई अफगानिस्तान का आदमी, कोई इंडिया में टेरर फाइनेंसिंग के लिए पैसा लगा दे या कुछ और भी लेना चाहे, तो इस टाइप की चीजों की वजह से क्या होता है कि बिटकॉइन डेंजरस हो जाता है बिटकॉइन में ट्रेड कर। तो और इस पे यही रोक वजह क्यों है, नहीं लगा रहा है सर? इंडिया में रोक लगा हुआ है ना, अभी हम बात कर रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन इसको पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से इसी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि बेचने वाले हैं नहीं तो बेनामी या हवाला ट्रांजेक्शन टाइप के जो पैसे हैं बिटकॉइंस में आसानी से किए जा सकते हैं। लिमिटेड संख्या है, डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ऑलरेडी रेट बढ़ेगा उसका। इसी चक्कर में बिटकॉइन जनरेशन का रेट बढ़ते चला जाता है। अब आपको देखिए कि आपके एग्जाम कंटेक्स्ट से क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम कंटेक्स्ट से ये इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन सिस्टम को यदि मान लीजिए कि आपको BPSC मेंस में पूछ दे कल होकर के कि भारत में बिटकॉइन सिस्टम को क्यों बंद कर दिया गया है या भारत में भारत सरकार ने इसे इलीगल क्यों माना, क्या बताइएगा, बोलिए। सर यही जो उसमें URL वगैरह या जो भी है इसका कुछ लीगल वो नहीं है कि प्रूफ हो वेरी गुड, सके। बहुत बढ़िया, और क्या बताइएगा। और वही सर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है एक तो कहता है। पॉइंट ये हो गया, एक तो पॉइंट ये हो गया कि इसको गलत तरीके का इस्तेमाल होगा, हवाला ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन में यूज होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये बनेगा कि बेसिकली इस पैसे में चूंकि URL गेटवे वगैरह नहीं रहते हैं, इस चक्कर में वो है। तीसरा क्या होगा कि इस पैसे को मनी मतलब ये टेरर फाइनेंसिंग वगैरह में यूज किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आप ये लिखिएगा कि भारतीय जनता के पास आज भी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी कम है, साथ ही साथ भारतीय जनता आज भी अमेरिका और ब्रिटेन की जनता की तरह पैसे के मामले में रिस्क लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए RBI ने अपने गाइडलाइंस में क्या किया है, इसको बैन कर दिया है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने पैसा लगा दिया बिटकॉइंस में, समझिएगा इसको, आपने मान लेते हैं कि पल्लवी को लगा कि 1 लाख रुपए तक का रेट था तो पल्लवी ने बिटकॉइंस परचेज कर लिया, एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। कल होकर के मानिए पल्लवी तो ये सोच के लेगी कि 1 लाख 10 लाख रुपया हो जाए, कल होकर के मानिए कि अचानक से बिटकॉइन सिस्टम डरमना जाए और वो 1 लाख रुपया 10 हजार रुपया भी ना रहे, तो फिर पल्लवी किसको कहेगी? शेयर मार्केट इज रिस्की, वही कंडीशन है बिटकॉइन में भी रिस्की है, कुछ होकर के आपके साथ झोल झाल हो जाए तो क्या होगा। इसीलिए भारतीय जनता के प्रोटेक्शन के लिए RBI ने क्या किया है, भारत में इस प्रकार के चीजों को इलीगल करा, ठीक। तो ये सब कुछ बेसिकली लेटेस्ट चीजें हैं जो कि भारत में अभी बैंकिंग सिस्टम में चल रही है। तो किताब से ज्यादा ही चीजें हम डिस्कस कर लिए, कभी मानिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो हम कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम और मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड। मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम दो प्रकार का होगा, मैंने आपको बताया था, एक होगा कन्वर्टेबल, एक होगा इनकन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होगा कि जब आप बैकअप में गोल्ड या सिल्वर कुछ प्रीशियस मेटल को रख करके 100% कन्वर्टेबल करेंसी को बनाइएगा कि आपका पैसा कभी भी चाहे तो उस प्रीशियस मेटल में, गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट हो जाए, या आप उस पैसे से कभी भी करेंसी परचेज कर लीजिए, तो वो क्या होगा, कन्वर्टेबल पेपर मनी। ठीक। दूसरा होगा इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में क्या होगा कि पैसे को आप गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में 1927 के बाद एक सिस्टम वर्ल्ड में चलता है, प्रोपोर्शनल कन्वर्टेबल सिस्टम। कि आप क्या करते हैं, पहले क्या था कि 100% बैकअप रखिएगा, अब क्या कहिएगा कि उस 100% के कुछ सर्टेन पोर्शन तक 30%, 40%, 50% के बराबर आप क्या करिएगा, बैकअप में रखिएगा और करेंसी को प्रिंट करिएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल करेंसी सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। भारत में भी 1957 तक चला है, और 1957 के बाद इंडिया में अब कौन सा सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं, 200 करोड़ के इक्विवेलेंट 200 करोड़ बैकअप रखेंगे, और उस बैकअप को के इक्विवेलेंट हम चाहे जितना भी पैसा चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। अब आप ये पूछिएगा कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंडिया में कब लगा, तो 1957 के बाद से इंडिया में स्टार्ट किया गया, और इस 200 करोड़ में 115 करोड़ के इक्विवेलेंट हम क्या रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, और बाकी 85 करोड़ के इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसीज को रखते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, 200 करोड़ तक की हम लोग कर सकते हैं प्रिंट। नहीं, 200 करोड़ तक के हम करेंसी को रखेंगे, पैसा रखेंगे बैकअप में, पैसा हम जितना चाहें उतना प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत पल्लवी? नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ें। हम मैनेज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का एडवांटेजेस देख रहे थे, तो हमने उस दिन इसके 3 एडवांटेजेस देखे थे कि क्या होगा कि जब कभी भी किसी देश को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैनेज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के तहत वो जब चाहे करेंसी प्रिंट करवा सकता है, क्योंकि गोल्ड रिजर्व सिस्टम में उसको क्या होगा, गोल्ड रखना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि हर जगह पे आप गोल्ड रखिए ही रखिए, तभी जाकर के चीजें हो पाएंगी आपके साथ। ठीक है। अब और इसमें दूसरा था कि दूसरा क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज इन एग्रीकल्चर, क्योंकि सरकार को क्या है, सरकार जब अपना बजट बनाती है तो सरकार के खर्चे भी हैं भैया। सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ध्यान पर क्या करना है, गुड्स सर्विसेज इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों पर ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद मान लीजिए कि क्या कहिएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, सारी चीजों पर करोड़ के करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मानिए रोड ही बनाना है, तो जब घर बनाते हैं तो देखते हैं उसमें 20-50 लाख रुपया लग जाता है, तो रोड बनाने में कितना पैसा लगेगा, ब्रिज बनाने में कितना पैसा लगेगा, ये तो सब काम सरकार का है। तो सरकार इसके लिए क्या करती है, इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। अब यदि मान लीजिए कि 100% बैकअप सी चीजें रहेंगी तो सरकार के पास उतना गोल्ड रहेगा तब वो करेंसी प्रिंट करवाएगा, जरूरत से ज्यादा करेंसी महंगा होता चला जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप दिक्कत है। सरकार की क्या होगी, विकास की कार्य रुक जाएंगी। इसीलिए क्या है कि सरकार क्या करती है कि अपने यहाँ इस तरीके का प्रोसेस रखती है, इससे जब चाहे जितना पैसा चाहे सरकार प्रिंट करवा सकती है। क्या बोले सर, सरकार क्या करती है, आवाज कट गया था। क्या, सरकार जब चाहे जितना चाहे करेंसी प्रिंट करवा सकती है। तीसरा हमने क्या देखा था कि डिप्रेशन का टाइम। डिप्रेशन मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में, देखिए इकोनॉमिक्स के लिए बेटा हमेशा की पॉइंट जरूर याद करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स है, इंटरव्यू में भी जाइएगा तो वहां से इन चीजों को छूटते ही पूछ लेगा। और बीपीएससी का इंटरव्यू मैं दे रखा हूं, तो वहां पे आईएएस टाइप का इंटरव्यू नहीं होता है, बिल्कुल एकदम से आपको बुझाउल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, डिप्रेशन क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये चीजें बताइएगा क्लियर होनी चाहिए। अरे बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो वही बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन का जब भी केस होगा
अब डिप्रेशन का केस क्या होगा कि जब कभी भी कोई भी अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों लगातार तक 2 तिमाही तक तब उसका ग्रोथ क्या रेट होगा, कम रहे। जीडीपी फॉल डाउन करेगा, साथ ही हाँ, साथ क्या होगा, बेरोजगारी अत्यधिक रहेगी, मांग कम होगा। तो उस परिस्थिति को कीन्स क्या कहता है कि ये डिप्रेशन का साइकिल है। डिप्रेशन का। बिल्कुल। तो अब इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। डिप्रेशन को दूर करने के लिए 2008 के सब प्राइम क्राइसिस को याद करिए। ओबामा आते ही क्या किया था, बेल आउट पैकेज दिया था। जी सर। लेकिन 2008 उस में अमेरिका का जो सब सर प्राइम क्राइसिस था, तो उसमें ओबामा आते ही क्या किया था, उसने बेल आउट पैकेज दिया था। सर सॉरी, ये बेल आउट पैकेज नहीं समझे हम। बेल आउट पैकेज देखिए, एक वर्ड है अमेरिका के सेंस में। बेल मतलब, बेल आउट मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकलना। बेल आउट का मतलब अच्छा। होता है किसी चीज से बाहर निकलना, पैकेज मतलब पैसा। तो अच्छा। 2008 में जब ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे, तो उस समय अमेरिका में भी क्या था, अपने आप में इकोनॉमिकल रिसेशन चल रहा था। तो उससे बाहर जी आने सर। के लिए ओबामा ने क्या किया था, तो बेल आउट पैकेज दिया था, पैसा खर्च किया था। अरे बेल आउट पैकेज को अभी ऐसे समझिए ना कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो कोरोना के टाइम पर क्या किया है, 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है, यही का पैकेज, पैकेज हुआ। अच्छा। इसी टाइप का अच्छा। पैकेज जब सरकार प्रदान करेगी तो दैट इज कॉल्ड बेल आउट पैकेज। क्योंकि हाँ, सरकार ही कर सकती है ना, क्योंकि नोट टेंडर तो उन्हीं उसी के पास है, सरकार के बिल्कुल, पास है। लीगल टेंडर तो आम कभी आदमी नहीं तो कर खुद सकता। नहीं बना लेगा पैसा अपने लिए। समझ गए बिल्कुल। सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप के कंडीशंस में क्या होगा, जब डिप्रेशन होगा, डिमांड कम होगा, तो सरकार आगे आकर के क्या करेगी, डिमांड को बढ़ाने का काम करेगी। इसके लिए सरकार क्या करेगी कि रोजगार सृजन करने का कार्य करेगी, मतलब औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ाने का कार्य करेगी, सारा चीज में आधारभूत ढांचे डेवलपमेंट, को मजबूत, डिमांड, हाँ, आधारभूत ढांचे को सप्लाई मजबूत बढ़ाएगी। करने का काम करेगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार पैसा देगी, और वहां से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, तो उस पैसे को सरकार क्या करेगी, उस पैसे को लगा करके क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो जो रुका हुआ चक्र है रोजगार का, वो फिर शुरू होगा इकोनॉमी का, वो और धीरे धीरे सर्कुलर फ्लो। करके यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं सर, वो अब गरीबी का दुष्चक्र पढ़ना पड़ता है ना सर। हाँ हाँ, वो सारी चीजें अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी। रिसेशन, इकोनॉमी में पैसा आना, फिर वो सब सारा सब कुछ देखिए पढ़ाऊंगा, सर्कुलर। आपका ऑप्शनल है, आपको और डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इसके साथ क्या होगा कि इन्फ्लेशन ऑकर्स इन द इकोनॉमी। जब इन्फ्लेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कैन मेक सरप्लस बजट, and in this way it can withdraw the extra money from the public. This will lower the aggregate demand which will help in controlling inflation. ये चौथा पॉइंट होगा। इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट तो बना। इन्फ्लेशन क्या होगा पल्लवी। सर मुद्रास्फीति ना। हाँ, मुद्रास्फीति क्या होगा। सर जब मार्केट में मनी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है और बेरोजगारी वगैरह अचानक से आने लगती है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ये इन्फ्लेशन का कंडीशन ही ना हुआ सर। मांग और आपूर्ति इम्बैलेंस हो जाएगा। दोनों दो चीजें हैं, और ये जब गड़बड़ है, सर्कुलर फ्लो मनी का बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड जब कम हो जाएगा, जी सर, वही बोल रहे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कहिएगा तो मैं आपको इन्फ्लेशन करवा भी दूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के पास मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स पड़े हुए। ये देखिए इन्फ्लेशन, ये कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, लेस्पायर्स फॉर्मूला, आई इक्वल टू सिग्मा समेशन आर इंटू डब्ल्यू बाई समेशन डब्ल्यू, कैलकुलेट इन्फ्लेशन, WPI CPI IIP, सारी चीजें पड़ी हुई है। फिलिप कर्व्स, ये देखिए फिलिप कर्व, सर ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ये हम समझ नहीं पाएंगे सबसे। कीन्सियन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलिप कर्व। मैं आपको मैटर भेज भी दिया हूँ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कीन्स ने क्या कहा है, मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, WPI CPI IIP, न्यू CPI सीरीज फ्रॉम 2011, WPI एंड CPI, सारी चीजें बनी पड़ी है। बोलिएगा तो पढ़ा भी दूंगा। WPI 697 सर आइटम्स, एक दिन पढ़ा दीजिएगा ना सर। ओवरव्यू दे दूंगा इन्फ्लेशन पे, ठीक है। ये भेज दिया हूँ मैटर में आपको, ठीक है। मैं उस दिन तो भेजा था, तो मैं आपको भेज भी दिया था, आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो बता। अब देखिए कि इन्फ्लेशन जब कभी भी होगा तो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में दिक्कत आएगी,
डिमांड ठीक है। बढ़ जाएगा, सप्लाई किसी भी तरीके से कम हो जाएगी। अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या कारण है, कैसे क्या है। तो सरकार जब कभी भी, अब मॉनिटरी वाला पैसा है, कागज का पैसा है, बैकअप तो है नहीं उसके पीछे, केवल 200 करोड़ का इंडिया में एक्सेप्शन है। सरकार क्या करेगी कि एक्स्ट्रा मनी को पब्लिक से निकालने की कोशिश करेगी, और ये क्या करेगा, डिमांड को कम कर देगा, और इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इसके क्या तरीके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ काम करेगा, फिजिकल पॉलिसी कहाँ काम करेगा, वो सब सारी चीजें हम बात करेंगे। और 5वां पॉइंट है, अनलाइक द गोल्ड एंड सिल्वर, Unlike the gold and silver standard. Unlike the gold and silver standard, paper currency is not a fair weather friend. नहीं समझ। This बता रहा हूँ, this standard will helpful to the government in the situations of crisis such as war, drought, etc. When it needs extra quantity of money, by creating new paper money, the government can conduct the war successfully. With the newly created money, the government can buy real resources and goods when sufficient in quantity, और money can be produced through taxes. अब ये देखिए बता रहा है, गोल्ड और सिल्वर के जो चीजें हैं, ये बेसिकली क्या है कि फेयर वेदर फ्रेंड है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि जब आपके अच्छे दिन हैं तब आप इस प्रकार की चीजें ही कर सकते हैं। मानिए सरकार के पास खजाना में काफी सोना चांदी पड़ा है, और सरकार यदि पेपर करेंसी प्रिंट करना चाह रही है 100% बैकअप के साथ, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, पैसा है तो बैकअप कर सकता है। लेकिन मानिए, सॉरी, गोल्ड सिल्वर है तो बैकअप कर देगा, लेकिन मानिए कि अचानक से कहीं अकाल पड़ गया, कहीं वार हो गया, कुछ और जरूरत पड़ गई, तो क्या सरकार उस कंडीशन में, मतलब इसमें 100% बैकअप वाले कंडीशन में क्या सरकार पैसा जनरेट कर पाएगी? जनरेट ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी मतलब मैनेज्ड पेपर स्टैंडर्ड होगा, सरकार मैनेज्ड पेपर स्टैंडर्ड को यूज करेगी, तो सरकार क्या कर सकती है कि वार हो जाए, ड्रॉट हो जाए, पैसे का जरूरत पड़ जाए, फेमाइन आ जाए, हंगर आ जाए, भूखी, गरीबी, अशिक्षा, अपने इन खर्चाओं को भी मीट करने के लिए सरकार अपने कार्य आसानी से कर सकता है। तो ये यदि आपको पूछ दे कि मतलब मैनेज्ड पेपर करेंसी के क्या आपको फायदे हैं, तो यही 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक, अब इसके हम ड्रॉबैक देखेंगे कि ड्रॉबैक क्या है। मैनेज्ड पेपर करेंसी का डिसएडवांटेज क्या है? इसमें एक लाइन ये आग्नस का वो कोट कर दीजिएगा कि आग्नस कहता है क्या, द ब्यूटी ऑफ पेपर सिस्टम इज दैट एज सून एज एनी डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई अकर्स, sharp fluctuation in the prices of foreign exchange immediately takes place, which by its immediate action on both exports and import rapidly restores equilibrium. कहने का मतलब है कि पेपर सिस्टम का ब्यूटी यही है कि जब कभी भी डिमांड और सप्लाई के बीच डिसइक्विलिब्रियम खड़ा होगा, तो क्या होगा, इससे फ्लक्चुएशन होगा प्राइस का फॉरेन एक्सचेंज के लिए, और धीरे धीरे इमीडिएट एक्शन सरकार क्या करेगी, रिजर्व बैंक क्या करेगी, इस पर लेगी, और धीरे धीरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अपने आप को रिस्टोर कर लेगा इक्विलिब्रियम के लिए। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि आरबीआई कैसे मैनेज करता है अपना जो करेंसी सिस्टम है, ये क्या है। सुनते होंगे ना कि मतलब वैल्यू ये बढ़ रहा है भारत का डॉलर के पैरेलल,
तो ये सब सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आगे जा करके कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, भारत में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये फॉरेन सेक्टर में पहुंचेंगे ये सारी चीजें मैं करवा। ठीक है। अब देखिए कि पेपर करेंसी का डिसएडवांटेज क्या है। ये जो पेपर करेंसी सिस्टम है इसका डिसएडवांटेज क्या है। एक तो जाएगा कि वो अगर ज्यादा प्रिंट कर लेता है। हाँ, इसका मेन डिसएडवांटेज वही है। देखिए, फर्स्ट इट क्रिएट्स फॉरेन एक्सचेंज Instability instability due to excessive change in the due foreign. to excessive changes in the foreign exchange rate. The prices of exports and imports of the country go on changing rapidly, which affects foreign exchange earnings of the country. अब क्या है कि ये सबसे पहला काम क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज में इनस्टेबिलिटी को लेके आता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेन क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम अपने आप में, अब इस करेंसी से हम फॉरेन करेंसी के या फॉरेन डेब्ट्स को पेड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत अपनी पत्र मुद्रा चला ले और अमेरिका को देना है तो अमेरिका तो डॉलर में पैसा लेगा, उसके लिए भारतीय करेंसी क्या यूज करे। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम ऐसा होगा जहां पे भारत को अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा करके उसको डॉलर में प्रिंट वो करना पड़ेगा। जी सर। और बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भारत में है। ये पर डे के मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से डॉलर की मुद्रा व्यवस्थित होती रहती है। आरबीआई इस चीज को देखता है, वो हम आगे पढ़ाऊंगा कि किस हिसाब से क्या चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेसिव चेंजेस के होने की वजह से क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रेट्स में उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसकी वजह से कि यदि ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका पैसा सस्ता हो जाएगा, विदेशी करेंसी और महंगी होती चली जाएगी। तो क्या होगा कि आपको यदि मतलब विदेशी करेंसी महंगी होती जाएगी, आपका पैसा सस्ता हो जाएगा तो आपको इंपोर्ट हैम्पर करेगा। हाँ, आपको और ज्यादा पैसा देना में हमको बहुत पैसा लगेगा। पड़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि भारत के साथ क्या होता है कि एक्सपोर्ट हमारा जब कम है, इंपोर्ट ही ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, तो ये चीजें भारत के लिए सरदर्द बन जाता है किसी भी देश के लिए। तो ये चीजें हैं। पहला आपको यदि डिसएडवांटेज पूछे तो ये लिखिएगा, फर्स्ट डिसएडवांटेज। और दूसरा है कि इट is also asserted that even internal economy's stability cannot be achieved with paper currency standard. पेपर करेंसी स्टैंडर्ड से इंटरनल इकोनॉमी को भी स्टेबल नहीं किया जा सकता है। अब पेपर करेंसी स्टैंडर्ड से ऐसा क्यों कहेंगे, अब एक चीज देखिए, अपने गांव घर में ही बुजुर्गों से बात करिए तो वो लोग कहेंगे कि, या कभी भी मानिए कि दादा वादा होंगे गांव पर जो 80-82 के एज के होंगे, उनसे बात करिएगा तो वो लोग बताएंगे कि 1 रुपए में एक जमाने में 1 सेर दूध आया करता था। जी सर, पापा लोग भी बताए थे। हाँ, 1 रुपए में 1 सेर दूध आया करता था कभी पुराने जमाने में। जी सर। 1 रुपए का जो वैल्यू था, आज के डेट में 100 रुपए का उतना वैल्यू नहीं है। हाँ, ये सुनते हैं इकोनॉमिक्स के भाषा में तो नहीं, घर के उसका भाषा में। कारण क्या है कि पहले जमाने में फिर भी कुछ ना कुछ रिजर्व्स रखा जाता था, बैकअप रखा जाता था। वो जो 1 रुपया होता था अंग्रेज जमाने का पल भी, वो आज के तरीके का पैसा नहीं होता था, वो चांदी का पैसा होता था। उस 1947 के और 1940 के आसपास का सिक्का देखिए, शुद्ध चांदी का। मेरे घर में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े चांदी के सिक्के हैं वो अंग्रेजों के। आज वो सिक्का लेकर के आप किसी सुनार के पास चले जाइए तो वो 1 रुपए का सिक्का कम से कम अभी आपको 200 या 300 रुपया दे जाए। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी आप मतलब बैकअप में गोल्ड सिल्वर ये सब चीजें रखिएगा तो क्या होगा, करेंसी प्रिंट तो ज्यादा आपको कम करेंगे, लेकिन वो करेंसी क्या होगा, महंगा होगा। करेंसी की वैल्यू होगी।
और जब अपने मन से ही आप करेंसी प्रिंट करने लगिएगा तो वो क्या होगा, कागज का टुकड़ा है केवल। अब सरकार तो फिएट लगा रखा है, धीरे धीरे क्या होगा, करेंसी का वैल्यू गिरते चला जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाने की वजह से। तो ये क्या करेगा, also asserted that internal economic stability can be achieved with paper currency standard। इंटरनल इकोनॉमी के बेसिकली स्टेबिलिटी को आप इससे अचीव नहीं कर सकते हैं। ये आपको देखने में सबसे खराब इसका कंडीशन मिलेगा जर्मनी में, जब लोग झोले में रुपए भर के लेके जाते थे और 1 किलो सब्जी लेकर के आते थे। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ जाएगा, कहने का मतलब क्या होगा कि इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। तो ये दो क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेज हैं। और ये और जो 5 हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, इसके एडवांटेजेस हमने। एडवांटेजेस।